आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज साथियों हम वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि किसान कोटा होता क्या है, कैसे हम लोग इसको खरीद सकते हैं, और किसान कोटा में सबसे मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो के एंड तक हम उसको बताएंगे कि किसान कोटा में आप कितने प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कमर्शियल प्लॉट होते हैं, सेमी कमर्शियल होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली में कहाँ कहाँ एक्टिविटी ऐसी हो रही है, अगर आपको देखना है मौके पे जाके तो आप कहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि किसान कोटा होता क्या है, क्योंकि वीडियो ये सभी के लिए लाभदायक है। ये उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें मतलब वीडियो को पहले देख चुके हैं, किसान कोटा के बारे में जानकारी है, लेकिन कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसान कोटा होता क्या है। देखिए, जैसे अथॉरिटी जो यहाँ जितने भी फार्मर हैं, मतलब आपके आसपास के एरिया में जो भी आप देखते हैं, हम इसको बेसिकली सभी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका ग्रेटर नोएडा हो, ठीक है, जीएनआईडीए, या आपका ईडा हो, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो, जब कोई अथॉरिटी आई तो उससे पहले यहाँ क्या था, यहाँ सब जगह गांव थे, पूरा एरिया गांव का था। गांव के लोग, उनके घर, उनका आवास का स्थान, उसी के साथ साथ उनकी आजीविका के लिए उनके कृषि के स्थान, उनके खेत थे। तो कोई पहले अथॉरिटी आती है, वहां पे एक धारा लागू करती है। उस धारा के बाद उसका एक सीमांकन होता है कि हमारी जो अथॉरिटी बनी है वो कितने एरिया तक इस एरिया को डेवलप करेगी, कितने गांव इसमें लिए जाएंगे, कितनी कृषि की भूमि ली जाएगी, कितनी प्रति भूमि को खाली छोड़ा जाएगा, कितनी ग्राम समाज की भूमि ली जाएगी। तो प्रॉपर एक एरिया जब लिया जाता है, उस एरिया में जो जो यहाँ के फार्मर है, मान लो अगर ग्रेटर नोएडा जब अथॉरिटी बनी थी, तो ग्रेटर नोएडा के जो भी किसान होंगे, जो भी गांव होंगे, जैसे जैतपुर, लुक्सर, घरबरा, कासना, आपके है और भी जितने भी गांव है, हैबतपुर हो गए आपके, लुक्सर है आपका, घोड़ी है, हजरतपुर है, बोड़ाकी है, ये जितने भी यहाँ आसपास के इस ग्रेटर नोएडा में गांव आते हैं, उन गांवों के किसानों की जमीनें अथॉरिटी ने एक्वायरिंग की। उसी के हिसाब से जितना एक्वायरिंग किया, उनको उतने परसेंट का प्लॉट उनको दिया। वो इसलिए था कि जब किसानों की जमीनें ली तो उनको, और उसके एवज में उन्होंने मांगा कि हमको एक भूखंड दिया जाए, ताकि हम भविष्य में आजीविका भी चला सके या अपना रिहाइश अलग कर सके। तो उन लोगों को दिया 6% का प्लॉट, कहीं कहीं 5%, क्योंकि पूर्व में 5 था, फिर किसानों ने मांग की, फिर 6 बढ़ा। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, महंगाई भी बढ़ती है, चीजें भी बढ़ती हैं, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े, कहाँ कोई चीज 3,000 में मिलती थी, आज वो 30,000 में। तो इस तरीके से ये इनको उस भूमि का 6% उनको प्लॉट मिला। यमुना अथॉरिटी में जब भूमि अधिग्रहण की गई तो उनको दिया गया 7% का प्लॉट। तो 6% और 7% आप समझ गए होंगे कि होता क्या। जैसे बोलते हैं कि जी 7% किसान कोटा प्लॉट है, कोई कहता है 6% का किसान कोटा प्लॉट है। तो किसान कोटा प्लॉट होते हैं जिस किसानों की जमीन अथॉरिटी ने जितनी एक्वायरिंग की है, उसके हिसाब से सरकार ने जो निर्धारण किया है प्लॉट देने का, उनको जितना भूखंड मिला, वो आपका 6% 7% किसान कोटा प्लॉट होता है। यानी कि ये किसानों को दिए जाते हैं, किसान इसे किसी को भी बेचे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई साहब क्या किसान, हाँ मतलब किसान बेच सकते हैं, या किसान क्यों बेच रहे हैं। मतलब किसान फ्री होता है, भाई मैंने कोई चीज अथॉरिटी ने मुझे दे दी, अब वो मेरी है, मैं चाहे आपको बेचूं, अपने पास रखूं, अपने भाई को बेचूं, या किसी थर्ड पर्सन को बेचूं। तो ये होता है दोस्तों किसान कोटा प्लॉट। ठीक है, अब एक आता है कि इसे हम खरीद कैसे सकते हैं, मगर अगर हम इस पे खरीद फरोख्त की प्रक्रिया चालू करते हैं तो हम इसको किस प्रकार से खरीद सकते हैं। देखो, यहाँ दो तरीके की प्रॉपर्टी है। अगर आप आओगे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, काफी पुरानी अलॉटमेंट है लोगों को, तो उनके लीज प्लान, उनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहां पर आपको मिलेगी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप जाएंगे यमुना अथॉरिटी में, तो यमुना अथॉरिटी में दो तरीके की प्रॉपर्टी है। अभी सिर्फ सेक्टर 25 में आपको रजिस्टर्ड मिलेंगे, वो भी एक कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक है, उन ब्लॉक में आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। बाकी जितने भी ईडा के सेक्टर हैं, सेक्टर 18 हो, सेक्टर 20 हो, सेक्टर 22D हो, सेक्टर 17 हो, सेक्टर 16 हो, सेक्टर 32, 33, जितने भी सेक्टर है, बाकी सब में आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट मिलेगा। अब जिस जो आपने रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड की तो आपको मालूम ही है कि आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को किस प्रकार से ले सकते हैं। प्रॉपर उसका अगर डेवलपमेंट चार्ज नहीं पे तो आप डेवलपमेंट चार्ज पे करेंगे, उसको पूरा लीज प्लान बनेगा, एक सारी चीजें होंगी, देन आपके नाम वो ट्रांसफर होगा। जैसे आपके अथॉरिटी के प्लॉट टीएम होते हैं, तो वो तो प्रोसेस हो गई आपकी रजिस्टर्ड की। तो रजिस्टर्ड में सभी, जैसे ग्रेटर नोएडा का अप्रोक्स 13,500 के समथिंग सर्किल रेट है, यमुना में जाएंगे तो आपको 7,500 का सर्किल रेट है। ये किसान कोटे के हैं। और अगर आप रेजिडेंशियल में जाएंगे, जैसे मैं ईडा की बात करूं बेसिकली,
तो ईडा का जो सर्किल रेट है आज की डेट में रेजिडेंशियल प्लॉट का वो 24,600 है। ठीक है, तो ये इसका सर्किल रेट है यमुना का, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, सेक्टर आपका 18, सेक्टर 20, 22D और आपके सेक्टर 17 के शायद सी में भी अभी रजिस्ट्रियां खुल गई हैं। तो ये आपके रेजिडेंशियल के प्रॉपर आपके रेट हो गए। ठीक है, इन्हीं रेट के बिहाफ पे आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगी 7% और इस तरीके से आपको होगा टीएम चार्जेस जाएंगे, तो अथॉरिटी का टीएम चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। तो दो तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये पहली मैंने आपको बताई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। अगर आप जाते हैं अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है, अगर आप जाते हैं अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे तो आपको साथियों जैसे इसमें मैं बताऊं कि ये जो 7% के प्लॉट हैं आपके यमुना वाले, उसमें आपके नाम होगा एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में एक एग्रीमेंट बनता है 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे, जो हम नॉर्मली एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी के साथ भी। एक एग्रीमेंट बनता है आपका प्रॉपर 2% स्टैंप ड्यूटी जाती है, वो आपकी अथॉरिटी जो तहसील होती है आपकी, उसमें वो आपकी ड्यूटी जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी इसमें प्रॉपर आपका विल बनेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता जिस आप ऑनर से, जिस भी सेलर से आप प्लॉट ले रहे हैं, उसको कुछ हो जाता है भविष्य में, तो उस स्थिति में जो उसकी विल है वो पावर में आ जाएगी, मतलब विल स्वतः अधिकार रूप से वो काम करने लगेगी। एक अभी हाल फिलहाल में जीपीए आपकी होगी। जीपीए भी रजिस्टर्ड कर दिया अथॉरिटी ने, मतलब पहले सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया था गौतम बुद्ध नगर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में कि आपकी, और हरियाणा के में कि आप जीपीए नहीं करा सकते, लेकिन अब जीपीए भी ओपन हो गई है। तो ईडा में अगर आप जाते हैं अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर, तो एक तो आपके नाम होगा एग्रीमेंट टू सेल, 2% स्टैंप ड्यूटी जाएगी, एक आपके नाम बनेगी विल, और थर्ड आपके नाम होगा ये जीपीए। ये तीनों चीजें रजिस्टर्ड है, ये तीनों स्टैंप ड्यूटी जाएगी, इसकी 7% स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर जाएगी, इसकी 2% जाएगी। तो आपको घबराने की कोई वो नहीं है, दिक्कत भी व्यक्ति ये सोचता है कि यार ऐसे हो गया वो हो गया। इसके बिहाफ पे अगर अथॉरिटी कल को जीपीए के बिहाफ पे रजिस्ट्री ओपन कर देती है, तो आप जिस व्यक्ति के नाम जीपीए, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपके नाम प्लॉट को ट्रांसफर कर दे। और अगर कोई चाहे कि मैं किसी, जैसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, कोई प्रॉपर्टी ओनर ये सोचे कि भाई मैं इसके साथ फ्रॉड कर दूंगा, तो इन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अगर फ्रॉड करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस एक्शन कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर लीगल चीजें हैं, प्रॉपर जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इसमें एसडीएम के साइन होते हैं, एसडीएम के समक्ष जाके आपकी और बायर सेलर दोनों की बायोमेट्रिक होती है। तो आप इस तरीके से यमुना में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आते हैं अपने उस टॉपिक पे कि क्या हम इसको कमर्शियल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया इसमें कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं, हम मशीन लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं, हम कुछ और बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर सबसे बड़ा सवाल होता है। देखो, अगर आप ग्रेटर नोएडा में जाओगे, ग्रेटर नोएडा की किसी भी किसान कोटे की प्रॉपर्टी देखो, बेसिकली आप कासना जाएं, आप जैतपुर जाएं, आप साकीपुर जाएं, आप इनकी प्रॉपर्टी देखना प्रॉपर कमर्शियल हो रही है। ऐसा नहीं है जैसे हम बोलते हैं, मतलब आप ये नहीं कि इसको 50% रेजिडेंशियल 50 कमर्शियल करो, आप प्रॉपर कमर्शियल कर सकते हैं। आप पीजी, गेस्ट हाउस, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इसमें। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें, वो उन चीजों के बारे में करूंगा कि वो कौन सी 15 चीज ऐसी हैं जो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे मैं बात करता हूं। देखो, सबसे पहले आप इसमें बैंकेट हॉल बना सकते हो। अगर आपका साइज बड़ा है, मान लो आपका साइज 2000 स्क्वायर मीटर का है, काफी बड़ा साइज होता है, इसमें एक नॉर्मल शादी करने के लिए आप बैंकेट हॉल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा एक फार्म हाउस टाइप का आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इसमें क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आपका प्लॉट एक रिहाइश के पास है, एक अच्छी सोसाइटी के पास है, किसान कोटे की कई लोकेशन ऐसी हैं जो अच्छी अच्छी सोसाइटी के पास लगी हुई हैं, तो आप क्लिनिक खोल सकते हो। उसके पास आप डिस्पेंसरी खोल सकते हो कोई अच्छी खासी अपनी। ठीक है, आप कोई लैब खोल सकते हो, जैसे आजकल ये टेस्ट वाली होती हैं, लाल पैथ लैब है, बहुत सारी हैं। आप इस तरीके से कोई भी उसमें अपना एक बढ़िया आउटलेट बना के आप खोल सकते हो। ठीक है, आप वहां गेस्ट हाउस बना सकते हो। अगर आपकी लोकेशन बहुत प्राइम है, आपको लगता है कि आसपास सेक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल है, या ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी चलती हैं, जैसे कई बार कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत सारे, तो उसके आसपास गेस्ट हाउस बना सकते हो। आप इसमें होटल कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री का काम कर सकते हो, इसमें हॉस्टल आप बना सकते हो, आप यहाँ पे पीजी खोल सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ कोई भी वर्कशॉप डाल सकते हो, जैसे गाड़ियों की, किसी भी चीज की आप यहाँ पे वर्कशॉप भी डाल सकते हो। ठीक है, आप मोटर गैरेज डाल सकते हो, कोई भी मोटर गैरेज या छोटा मोटा आप शोरूम टाइप का डाल सकते हो। जैसे आपने नोएडा में देखे होंगे, नोएडा में काफी बड़े बड़े मोटर गैरेज इसी 16 सेक्टर 16 और 18 के
जस्ट अपोजिट इस तरीके की मार्केट में बहुत ज्यादा किराया भी बहुत है, बहुत प्राइम लोकेशन भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम आते हैं ऑफिस स्पेस। भाई जैसे आप जाओगे सेक्टर 16, 18, सेक्टर 151, इनके आसपास के जो गांव हैं, वहीं वर्किंग है, वहीं आईटी कंपनियां हैं, वहीं सारी चीजें हैं, तो आप वहां पे ऑफिस स्पेस डाल सकते हो। आप रिटेल शॉप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। रिटेल शॉप का काफी अच्छा कारोबार है, काफी हमेशा से ही रहना है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। जब से लेके कहते हैं कि पंसारी कहानियों में भी पढ़ते हैं और वो आज भी हैं। तो आप रिटेल शॉप डाल सकते हो। आप अगर आपकी लोकेशन रोड की तरफ की है, आप बैंक इसमें कर सकते हो, बैंक के लिए ऑफिस स्पेस दे सकते हो। पोस्ट ऑफिस इसमें आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर वो चीजें हैं जो बायलॉज में लिखी हुई हैं। आप चाहे तो जाके अथॉरिटी जाइए वहां पढ़िएगा, उसमें बिल्कुल मेंशन है। आप इसमें कोई भी टेलीकॉम का कोई काम कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस आप ओपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों के ऊपर लोग बड़े बड़े टावर लगाते हैं टेलीकॉम के, तो इसमें एक ये रखें, आप टावर भी लगा सकते हैं, बशर्ते वो आपका फ्लोर पे नहीं है, मतलब आपके किसी फ्लोर पे नहीं है, आप उसको जमीन नीचे बेस पे लगाएंगे। तो ये ग्राउंड के लिए है, ठीक है। कोई भी डे केयर सेंटर इसमें खोल सकते हैं। आप कोई रेस्टोरेंट, मैंने होटल आपको पहले बता दिया था, कोई रेस्टोरेंट आप इसमें चला सकते हैं। अगर आपका मान लो प्लॉट है किसी फैक्ट्री एरिया के बिल्कुल सामने है, जैसे हायर के सामने आपकी चीजें हैं, ठीक है, आपकी वीवो के सामने कोई चीज है, तो आप उसमें प्रॉपर अपना ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये 14 से 15 प्रकार के ऐसे काम हैं जो आप इसमें कमर्शियल फुल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये पूरी कहानी है किसान कोटा के प्लॉट की। मैंने आपको बताया कि किसान कोटा होता क्या है, ग्रेटर नोएडा के बारे में और यमुना के बारे में। मैंने ये बताया कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, सर्किल रेट। मैंने आपको बताया कि आप क्या कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा ले रहे हैं तो आप आज लेके कल ओपन कर सकते हैं। अगर आप ईडा में जा रहे हैं तो ये फ्यूचर की चीज है, और ईडा आपको प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाएगा। अगर आप आज यमुना में कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज वो रेट बढ़ा के देगा। कोई आज ले रहे हैं, डबल ट्रिपल का आपको एप्रिसिएशन होना, अगर अनरजिस्टर्ड में जाते हैं तो और ज्यादा होना है आपको, ठीक है। उसी के साथ साथ जब तक आप वहां रहने की या बनने लायक चीजें होंगी, तब तक आपको प्रॉपर्टी आपकी ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना इस तरीके से हो जाएगी, और आप बना के तब अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ईडा जो है फ्यूचर है साथियों। ग्रेटर नोएडा में क्या है चीजें, आप बस आप एंड यूजर आएगा वहां। ग्रेटर नोएडा में ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक डबल ले लेंगे, ट्रिपल ले लेंगे। हाँ, डबल ट्रिपल होना है। किसी भी प्रॉपर्टी को 5 से 10 साल में भाई अब जाती जाती है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी ले तो जाएगी नहीं, प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो दिमाग में होता है ना, जो ईडा में चल रहा है इस टाइम। यमुना अथॉरिटी इतने पीक पर है कि आप यहाँ कुछ भी लेकर डाल दें, 6 महीने 7 महीने में उसके ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक की अर्निंग आप कर सकते हैं। तो अगर आपको यमुना में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आप रिगार्डिंग किसान कोटा, रेजिडेंशियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड, और यहाँ जो आबादी के प्लॉट है, जिससे जो सेक्टर्स है, सेक्टर के पास में गांव है, मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो ऐसी लाऊं कि आपको बता सकूं कि किस गांव के पास कौन सा सेक्टर है, और आप यहाँ आबादी खरीद के कितना अर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर मेंशन है, और फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि 7011151094 मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक है सोशल मीडिया के, वहां मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कई बार मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपने दोस्तों को भेजिए, अगर फ्रेंड्स में कोई है ऐसा कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना, उसे भेज सकते हैं। आप बाहर रहते हैं, अपने बच्चों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो हमसे कंसल्ट कर लें, और रेफरेंस किसी को भी कर सकते हैं। आपका पूरा मान सम्मान, आपकी सारी चीजें रखी जाएंगी, और आप जो इतना प्यार और आशीर्वाद हमें दिखा रहे हैं उसके लिए मैं आपका पुनः हृदय के अनंत गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।